Okay, dear students and viewers, this is our fourth episode in the so-called Manthan program. If you will ignore the grammatical term, how GS traveled this week, इसमें आप ग्रामेटिकल टर्म मत देखिएगा, मेरे टैगलाइन को देखिएगा। है कि इस वीक में, इस सप्ताह में जनरल स्टडीज ने कहां तक यात्रा की है। देखिए माय स्टूडेंट्स, हम इसमें आपको बेसिक कुछ नहीं बता सकते। हमारी यहां पर एक हमारा कंपल्सन है ना, हम यह हम बेसिक फाउंडेशन और एडवांस फाउंडेशन वाले कोर्स में करेंगे कि हर चीज को बेसिक से लाके लिंक करेंगे। हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज कि सपोज यू आर जस्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग अ टी और नॉट, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप चाय पीना शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आपकी पहली ललक न्यूज़पेपर की तरफ हो, चाहे वो उसके हार्ड कॉपी में हो या उसके सॉफ्ट कॉपी में हो, तो समझिए हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। टीम में आपको कुछ नए चेहरे देख रहे होंगे, या आपके मनीष सर तो पुराने चेहरे हैं, गौरव सर एक नए चेहरे हैं, और मिस्टर प्रतीक हमसे एसोसिएटेड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलिटी के बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो आज हमने इनको बैठाया। आज आपके अंबुज सर नहीं दिख रहे होंगे, तो बदल कभी हो सकता है मैं भी ना दिखूं, आपको तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि हर लोगों को कोई ना कोई कंपल्सन होता है। अब मैं स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि हमने 4 इश्यू चुने हैं। वजह क्या है कि न्यूज़पेपर तो हमेशा भरे पड़े रहते हैं, बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जितने भी हमारे न्यूज होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, सभी हमारे काम के नहीं होते, और उतना हम प्रिजर्व भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी एक लिमिटेशंस है, मतलब हम आप स्टूडेंट्स लोगों का। तो हम वैसे टॉपिक को सिलेक्ट करके लाते हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हमने 4 टॉपिक सिलेक्ट किया है। एक है टू स्टेट सोल्यूशन, अ डिस्प्यूटेड लैंड एंड इंडियाज अप्रोच। यहां हमारा इशारा इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ है, और ऐसा इसलिए हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है कि क्योंकि हमास का मामला तो अब पुराना हुआ, बट इन प्रीवियस वीक यू माइट हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि जस्ट वंस अगेन पैलेस्टाइन ट्राइड टू गेट मेंबरशिप ऑफ यूएनओ। यूएनओ का मेंबरशिप लेने का प्रयास किया, जिसको यूएसए ने वीटो कर दिया, जो कि 12 मेंबर्स की सहमति थी। तो ये मुद्दा फिर एक बार पैलेस्टाइन और यहूदियों के मुद्दे को सामने लाया। टू स्टेट सोल्यूशन है या नहीं है, क्या होना चाहिए, तो मैं डील करूंगा। दूसरा टॉपिक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियाज इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मैंने हिंट आपको पिछले वीक में ही कर दिया था। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तीसरा देखिए, इलेक्शन का सीजन है, तो इलेक्शन से जुड़े हुए टॉपिक, विशेषकर 2024 का बहुत लैंडमार्क इलेक्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स देखने को मिलते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में एक प्रकार का पैराडाइम शिफ्ट दिखता है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन भी मेंस एग्जामिनेशन में हो सकता है इक्का दुक्का प्रीलिम्स में भी बन जाए। तो इसके लिए अपोजिशन पार्टीज लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस टॉपिक को हमने चुना है। अगली बार हो सकता है हम डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट को चुने। वैसे फर्स्ट दौर का जो इलेक्शंस हुआ, उसमें मिस्टर प्रतीक लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हुआ है, और ये चिंता की वजह है कि जब हमारी मतलब पूरी इलेक्शन मशीनरी जब इतना प्रयास कर रही है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इन हिज डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इलेक्शंस, दैट इज अ बैड साइन फॉर डेमोक्रेसी। तो हो सकता है उस पर भी हम चर्चा करें। और नेक्स्ट वन है एक बेसिकली क्लाइमेट क्राइसिस इन एशिया, रीजन्स एंड कंसर्न्स। देखो, अब क्लाइमेट पर तो एक मुद्दा ऐसा हमेशा करंट का मुद्दा होता है, हमने पिछले वीक में भी डिस्कस किया था, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले वीक में मुद्दे कुछ अलग थे। अब इस वीक में एक रिपोर्ट खासकर एशिया के पैथेटिक क्लाइमेटिक कंडीशन पर आई है, और ये एशिया सेंटरिक है। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया भी एक कॉन्टेंडर है, और अगर आप कहें तो दो जो सबसे वर्स्ट पोल्यूटर है, यूएसए तो सबके बॉस है जो दूसरे कॉन्टिनेंट में है,
लेकिन उसके बाद चाइना और इंडिया ही है, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच एक मार्जिनल डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। तो क्या क्या फैक्टर एशिया के लिए हैं वो आपको मनीष जी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो सारी मुद्दों की चर्चा करेंगे। अब यहां पर है कि हम कहां से शुरू करें, उससे पहले मैं एक दो और भी मुद्दों की बात करूंगा। जैसे अब इकोनॉमी में हो सकता है कि हम गौरव जी को अगले वीक के लिए रिक्वेस्ट करें कि एक टैक्सेशन पर हो सकता है हमारा टॉपिक अगले वीक का बने, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परीक्षोपयोगी बनाया जाए। और या हो सकता है कि हम एक टॉपिक आपको आरबीआई और बहुत सारे जो नॉन बैंकिंग एजेंसी के कंट्रोल है उसके ऊपर करें। ये हम अगले वीक आपको बता पाएंगे पिछले आगे के कुछ पेपर्स को ऑब्जर्व करने के बाद कि डायरेक्शन किस साइड जा रहा है। क्योंकि देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि सैम पित्रोदा फिर एक बार पॉलिटिक्स में उनका नाम उछल पड़ा, आप लोगों ने देखा होगा। और ही वाज मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग, क्योंकि उन्होंने एक बात कह दी कि यूएसए में इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाता है, इंडिया में भी लिया जाता तो बेहतर होता। तो कल मैंने, वैसे तो मैं न्यूज़पेपर कई टच में रहता हूं, कल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज मैंने न्यूज़पेपर में देखा। वो दैनिक जागरण के पहले हेडिंग में था कि एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, हालांकि कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स पर प्रहार किया था। कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके बच्चे को उसका सक्सेशन मिलता है, तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी उत्तराधिकारी कर लगे। इंडिया में उसका नाम पहले स्टेट ड्यूटी था, यूएसए में भी है। तो ये तो अपने आप में बहुत दर्द की बात है कि भाई जीने में तो इस इंसान को आपने टैक्स लिया भी, मरने के बाद भी आपने उससे टैक्स ले लिया। तो इस पर सैम पित्रोदा, और ये तो खैर पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, लेकिन हम आपको याद दिलाएं कि ये मुद्दा बेसिकली कांग्रेस ने 1985 में सुला दिया था। आज न्यूज़पेपर में कुछ और भी देखा है, लेकिन मैं वो पॉलिटिकल इशू की चर्चा आपसे नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो आपके लिए परीक्षोपयोगी नहीं होगा। दैट वाज सिंपली द वेस्टेज ऑफ टाइम, सो आई हैव नॉट टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट। तो वहां पर, लेकिन आज के पेपर में भी मैंने कुछ देखा, लेकिन मुद्दा इसमें ये नहीं है कि किस गवर्नमेंट ने। हमें याद है कि 2018 में जिस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अरुण जेटली, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने एक बात यह कही थी कि इंडिया में चूंकि अमेरिकन इनहेरिटेंस टैक्स जैसी कोई चीज नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज मेजर फॉल्ट एंड इन आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि यहाँ का जो कैपिटलिस्ट क्लास है वैसा फिलेंथ्रोपिक नहीं है जैसा अमेरिकन कैपिटलिस्ट क्लास है। अब इसमें मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट टू इंपॉर्टेंट फिलेंथ्रोपिक कैपिटलिस्ट्स। एक आपने नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, और दूसरा तो बहुत ही फेमस है जिसका हर कोई नाम जानते हैं, बिल गेट्स। और दूसरा एक वॉरेन बफेट का शायद आपने कम नाम सुना होगा। इन लोगों ने अपने 98-99% जो अपनी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उसको इन्होंने बिल्कुल ही फिलेंथ्रोपिक वर्क में दे दिया। तो उसमें किसी क्रिटिक ने कहा था कि एक्चुअली अमेरिका में वैसे भी 40% तक जो हाईएस्ट स्लैब है इनहेरिटेंस टैक्स का है। तो ये महानुभाव सोचते हैं कि चलो 40% वैसे भी सरकार ले लेगी, तो इसमें 40% और भी लगा के हम फिलेंथ्रोपिक ही क्यों न बन जाए। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मैंने उनका कहने का अंदाज था। मैं ये नहीं क्योंकि मैं इसे इत्फाक रखता हूं, आई एम गोइंग टू एग्री विद द स्टेटमेंट, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक व्यू है। तो ये बात उठती रही है, ये बात हमने देखा कि ये एनडीए पार्टी में भी उठती रही है, तो इसको पार्टी स्पेसिफिक नहीं माना जा सकता, और इसके लिए सैम पित्रोदा को स्कैप गोट बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक मुद्दा वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि क्या इस तरह का कोई टैक्स होना चाहिए। क्योंकि मैं गौरव जी इकोनॉमी के विशेषज्ञ हैं, इनसे मैं थॉमस पिकेटी का एक आइडिया शेयर करना चाहूंगा कि थॉमस पिकेटी, उसने कहा कि देखिए आजकल के जो कैपिटलिस्ट है वो बड़े बड़े स्मार्ट हो गए। इनकम टैक्स से बचने के लिए बहुत तरह के वो लूपहोल्स से फायदा उठाते हैं, बहुत सारे सेल कंपनीज बनाते हैं, और एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसे को घुमाते हुए वेल्थ में तब्दील कर लेते हैं जी। और दुनिया में आज अधिकांश देशों में, मोस्ट ऑफ द कंट्री में वेल्थ टैक्स हट चुका है। तो वो अपने इनकम में पता चला कि एक कैपिटलिस्ट मात्र 1% या 2% अपने इनकम टैक्स का दे रहा है, क्योंकि उसने उसको वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर लिया है जी। अब वो वेल्थ अपने बच्चों को दे देता है,
तो अगर इनहेरिटेंस टैक्स अगर लगता है तो व्हाट इज रॉन्ग विथ दिस टैक्स? तो इस पर आप थोड़ा अपना विचार देना चाहेंगे? जी सर। हाँ सर, इसमें फिलोसॉफिकली या आइडिया के स्तर पे तो ये अच्छा है, किंतु इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस है कि कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा, वो लोग विदेशों में अपना पैसा शिफ्ट कर देंगे ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जी, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। पहले ऐसी बात नहीं थी, अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अगर हम अपने कैपिटलिस्ट पर टैक्स लगाएंगे, वो कहेंगे नहीं, हम अपनी कंपनी उठा के चाइना में ले जाएंगे। जी सर। और इसमें एक और व्यू पॉइंट है सर कि ये जो बिल गेट्स और हम वॉरेन बफे की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने भी जो अपने ट्रस्ट एस्टेब्लिश किए हैं, ये ट्रस्ट भी टैक्स से बचने का ही एक तरीका है, क्योंकि उनके बच्चे ही उस ट्रस्ट को चलाएंगे तो वेल्थ आज भी उनके पास है। राइट। और अदरवाइज उस पर टैक्स लगता है। तो बड़े अंदर की बात बताई गौरव जी ने आपको। वेरी गुड। अच्छा, अब हम एक मुद्दा, पहले हम आएंगे टू स्टेट सोल्यूशन पर बाद में। ये एक इंटरनेशनल इशू है, आई माई सेल्फ विल डिस्कस विथ यू पीपल। लेकिन हम एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक हमारे लिए, fifth largest economy, overtaking the United Kingdom. When we talk about the Indian economy, we become extremely optimistic, quoting India as the next economic superpower. But when we compare the per capita income of the top 5 emerging economies, India is a long way from becoming an economic superpower. Regarding infrastructure, the Indian economy has seen unstoppable growth in fixed capital formation, including land improvements, plant, machinery, and equipment purchases, and the construction of roads, railways, and commercial and industrial buildings. Still, since 2007, it has fallen from 36% to 29%. Several factors that have led to the decrease in fixed capital formation include policy uncertainty, financing problems, weakness in private investment, and a slowdown in the banking sector. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम ये काम गौरव जी को देते हैं। तो गौरव सर, आप को से मैं कुछ चीज शेयर करना चाहूंगा। जैसे नॉर्मली एक क्लासिकल व्यू रहा, जब मेरे स्टूडेंट तो खैर उस थियरी को नहीं जानते होंगे, हाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, सॉरी कहीं ऐसा समझेंगे कि भाई हमारी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तो जानते भी होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों से मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है, तो मेरे जो रेगुलर क्लास में रहे हैं वो तो जरूर जानते होंगे। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद जो पोस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन एरा है, उसमें जॉन मेनार्ड केन्स नाम का एक इकोनॉमिस्ट हुआ था। तो उसकी थियरी बेसिकली आई थी, उसका कहना था जैसे इससे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, अब बहुत पीछे जाइए तो एडम स्मिथ से शुरू होता है, लेकिन जेबी से एक बहुत ही इसमें थे इक्विलिब्रियम का उनका सिद्धांत था। तो मानते थे कि भाई टोटल आप जो आपका इनकम होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर में बदल जाता है, तो मार्केट खुद बैलेंस होकर चलता है। जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर 100 रुपीज की अर्निंग हुई तो 50 रुपीज गई वेजेज के रूप में। जैसे मजदूर हैं तो उनका जो वेजेज है तो उनकी मजदूरी के रूप में 50 रुपीज गई, और 50 रुपीज मतलब एक मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और 50 रुपीज चली गई कैपिटलिस्ट के पास इनकम के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। तो फिर जो वेजेज के रूप में गई है वो मार्केट में डिमांड बनकर लौटेगी, और जो प्रॉफिट के रूप में गया है वो इन्वेस्टमेंट बनकर लौटेगा। केन्स ने कहा कि नहीं, इसीलिए डिप्रेशन होता है, क्योंकि 50 रुपीज विच हैज बीन गिवन टू वर्कर्स एज वेजेज, सो वर्कर्स आर स्मार्ट इनफ not to spend money at the same time. He will save a part of it for bad days. For example, 10 rupees out of 50. वो 50 में से 10 रुपए बचा लेंगे और सुरक्षित रख लेंगे। तो मार्केट में अब डिमांड बनकर 40 आया, फिर 40 गया, तो फिर उधर से 30 आया, तो धीरे धीरे आपका मार्केट श्रिंक करता चलता है। और कैपिटलिस्ट इतने स्मार्ट हैं कि वो अपना प्रॉफिट लेकर बैठे रहेंगे, बट ही विल नॉट कम विथ हिज प्रॉफिट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई हमारा तो रास्ता ही बहुत सिमटा हुआ है, हमारे पास तो प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए वो भले ही पैसे के बिछावन पर सोए रहे, वो इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट को आगे आना होगा, डिमांड मैनेजमेंट करना होगा, और गवर्नमेंट को खुद एक्सपेंडिचर के माध्यम से इकोनॉमी में एनिमल स्पिरिट पैदा करना होगा। ये क्लासिकल व्यू था। अभी रिसेंट में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया है, और
गौरव सर आपके विशेषज्ञ हैं तो ये आपको बताएंगे कि भाई जब गवर्नमेंट पिछले 2 वर्षों से, आप जानते हो कैपेक्स, आपको एक कैपेक्स भी बताएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो एक्सपेंडिचर का क्या टाइप होता है, क्या अलग टाइप होता है, उसके बारे में 1 मिनट में आपको ही बताएंगे। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल 10 लाख करोड़ रुपीज स्पेंड किए, इस बार 11 लाख करोड़ रुपीज ईयर मार्क किया है इस बजट में। लेकिन बावजूद इसकी जो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जा रहा है। तो यहां पर केन्स का इकोनॉमी नहीं चल पाया, उसका जो इकोनॉमिक थियरी थी वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही। तो क्या क्या ऐसे कारण है, इस पर विस्तार से आपके गौरव सर चर्चा करेंगे। जी सर, सबसे पहले मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि ये कोई पॉडकास्ट या कोई चैट शो नहीं है। तो जब आप ये वीडियो देखें तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। जब हम बात करेंगे, आप नोट्स लिखेंगे तो आपके लिए इसका उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सर ने एक जेबीसीए की बात की, तो जेबीसीए को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, उसको थोड़ा सामान्य रूप से बताना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जो भी हम सप्लाई क्रिएट करेंगे उसकी डिमांड तो अपने आप पैदा हो रही है। क्योंकि हमारा जो दिन में वर्कर है, जो हमारा मजदूर है, अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें तो शाम को हमारा कंज्यूमर भी है, जो दिन में काम करता है, हमारा पैसा ले जाके शाम को बाजार में खर्च भी करता है, तो वो पूरा पैसा वापस अर्थव्यवस्था में आ जाता है। किंतु यही जो हमारा व्यू पॉइंट था, ये बाद में गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि लोग सेविंग करते हैं, जैसा सर ने अभी बताया। तो जॉन मेनर्ड केन्स ने कहा कि ये जो सेविंग है, इसको पूरी तरह से बाजार में वापस लाना, ये इंश्योर करना कि इन्वेस्टमेंट हो सके, यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और टास्क है। अब क्योंकि डिप्रेशन जब रहता है या ऐसा समय रहता है जब लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, उनको अनसर्टेनिटी दिखाई देती है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जैसे अगर आज हम कहें कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको हम 1 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन भी देंगे और आपके लिए सारे काम करेंगे, किंतु आपको इन्वेस्टमेंट सीरिया में करना है, आप में से कितने लोग करेंगे? क्योंकि वह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत अधिक है। सो अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जहां बाकी सब फैक्टर गौण हो जाते हैं। तो अब इसको शुरू से हम पॉइंट बाय पॉइंट, बिंदु बाय बिंदु विषय को रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे सिलेबस के किस टॉपिक से रिलेटेबल है। तो हमारे सिलेबस में 2 टॉपिक है, अगर आप उसको देखेंगे तो एक है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एग्जैक्टली यही टॉपिक है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैसे फाइनेंस होगा, हाउ सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर होगा, हम उसको कैसे एनकरेज कर सकते हैं और कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दूसरा हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है ग्रोथ डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ये इस टॉपिक से ट्रेस हो सकता है। तो जब भी आपको ये टॉपिक पढ़े उसको अपने सिलेबस से भी ट्रेस करें, तब आपको ये क्लियर होगा कि आपके किस स्तर का क्वेश्चन या किस टाइप का क्वेश्चन उस पर आप एक्सपेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का या निवेश का रोल क्या है। आखिर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या जो निवेश अगर कम हो रहा है तो ये क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों हमारे लिए एक बड़ा परेशानी का कारण है। निवेश अगर होता है तो उससे हमारी नई फैक्ट्री बनती है, नया ऑफिस खुलता है, कोई वर्कशॉप, कारखाना, कुछ ना कुछ उससे बनेगा, कोई सर्विस सेंटर बनेगा आज के परिप्रेक्ष्य में, या रिसर्च सेंटर बनेगा, उस सबसे जॉब क्रिएट होंगे, तो हमारा पूरा एम्प्लॉयमेंट उस पर डिपेंड करता है, ग्रोथ उस पर डिपेंड करता है। इसलिए निवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंडिकेटर है। दूसरा, केवल कुल संख्या में अधिक नहीं पैदा होगा, साथ में इससे एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी, वो भी हमारे हाथ में आएगी। जब हम निवेश करेंगे रिसर्च में, निवेश करेंगे नई टेक्नोलॉजी में, तो उससे हमारे पास एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, जो कि आज के अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा के माहौल में बहुत आवश्यक है। तो क्योंकि हमें कंपीट इंटरनेशनल लेवल पे करना है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो हम अब बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है उसको क्या क्या कारक या क्या क्या फैक्टर प्रभावित करते हैं, और मैं आशा करता हूं आप ये सब लिख भी रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट को क्या क्या कारण प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसी तरह का आपका पीटी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो कि फिस्कल पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है कि डिमांड। जब डिमांड होगी तो अपने आप जो फैक्ट्री के ओनर है वो फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाएंगे।
अगर मेरा माल बिक रहा है, उसके डिमांड में बढ़ते हुए देख रहा हूं, तो मैं अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाऊंगा या मैं एक अतिरिक्त फैक्ट्री और लगाऊंगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण है इंटरेस्ट रेट का कम होना। अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेंगे तब भी हम निवेश करना चाहेंगे। फिर तीसरा जो कारण है प्राइस का बढ़ना। लॉ ऑफ सप्लाई आप सबने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई हमारे बड़े बेसिक टॉपिक है एनसीईआरटी में। अब जब लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ते हैं तो वो वहां हमारा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब कीमतें बढ़ेंगी, प्राइस बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ेगी। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के कारण ही बढ़ेगी। जब आपको सप्लाई बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा, तो वो भी सप्लाई को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि बढ़ते हुए प्राइस का अर्थ है उसको व्यापारी इस रूप में देखेगा कि क्योंकि कीमतें बढ़ रही है, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मैं अपना व्यापार बढ़ाऊंगा। तो ये भी एक इसमें एंगल है। तो 2 टॉपिक हमने इसमें पहले कवर किए। अब हम आते हैं जिस टॉपिक की हम जिस न्यूज की बात कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है या वो बढ़ नहीं पा रहा है, अब उसको भारत के संदर्भ में हम देखेंगे। तो भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो निवेश था वो 2007-8 के समय पे सर्वाधिक था। बहुत अधिक आंकड़े मैं नहीं रखूंगा, किंतु अगर हम सामूहिक तौर पर देखें तो 38%, 38% उस समय पर हमारा इन्वेस्टमेंट था, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान लगभग 27% और सरकार का योगदान लगभग 11% था। किंतु इसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, अमेरिका में बैंकों में प्रॉब्लम आई और उसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या पैदा हुई जिसको हम ग्लोबल मेल्टडाउन भी कहते हैं, या सब प्राइम क्राइसिस अगर हम टेक्निकली करेक्ट शब्द प्रयोग करना चाहें तो सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं। तो उसके बाद से लगातार हमारा इन्वेस्टमेंट का डिक्लाइन होता गया अनसर्टेनिटी के कारण। फिर अभी आरबीआई की जो रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 2 साल की, या प्रधानमंत्री का जो पिछले वर्ष लाल किले पे दिया हुआ भाषण है उसको भी सुनेंगे, तो उस पे उन्होंने क्या कहा है कि भारत इस समस्या से बाहर निकल गया। तो वो समस्या है ट्विन बैलेंस शीट। ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है तो मुझे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 2012-13 के बाद से भारत लगातार एक समस्या से जूझ रहा था जिसे कहा जाता है ट्विन बैलेंस शीट। बैंक की बैलेंस शीट और प्राइवेट सेक्टर कंपनी की बैलेंस शीट दोनों में एक चैलेंज है। बैंकों का जो बैलेंस शीट है वो प्रभावित हुआ एनपीए के कारण, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे उधार जो वापस नहीं आ पा रहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। सो इस प्रकार के उधारों का वापस ना आ पाना, एनपीए का बढ़ना बैंक की हेल्थ पर एक प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में बैंक रिस्की लोन नहीं देना चाहेंगे, नए बिजनेस को फाइनेंस नहीं करेंगे। पुराने बिजनेसेस जो ऑलरेडी अच्छा करें उन्हीं को वो लोन देना चाहेंगे क्योंकि उनका रिस्क प्रोफाइल कम होता है। तो रिस्क एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण बैंक नए बिजनेसेस फाइनेंस करना कम कर देते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर या कंपनी के लेवल पे प्रॉब्लम आई वो था क्राइसिस के कारण, जो 2008 के बाद से लगातार डेट लेवल का बढ़ जाना। उन लोगों ने जो उधार लिए थे वो वापस नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद ब्याज बढ़ने के कारण और 4 साल तक लगातार पेमेंट्स ना कर पाने के कारण डेट का लेवल बहुत अधिक बढ़ गया था। तो प्राइवेट सेक्टर डेट की समस्या से जूझ रहा था, उधार की समस्या से जूझ रहा था, और बैंक उधार वापस ना आ पाने की समस्या से जूझ रहे थे। ऐसी स्थिति में हमेशा जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो है निवेश। बैंक लोन देना नहीं चाहेगा, कंपनी लोन लेना नहीं चाहेगी। अब पिछले वर्ष ही इसके बारे में आरबीआई द्वारा भी अनाउंस किया गया और प्रधानमंत्री ने भी इस विषय को रखा कि अब हम ट्विन बैलेंस शीट से बाहर आ गए हैं, एनपीए घटकर कंट्रोल में 5% के आसपास आ गए हैं और साथ में प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये तो मैंने आपके सामने इसका पूरा इतिहास रखा। अब जरा हम थ्योरी पे और सर वाले पॉइंट पे दोबारा आते हैं कि हमारा जो अभी इन्वेस्टमेंट है उसमें सरकार निवेश कर रही है अगर, तो उससे केन्स का जो अंदाजा था कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर भी अधिक करेगा, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं क्राउडिंग इन फैक्टर। तो क्राउडिंग इन फैक्टर के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सरकार जितना रुपया खर्च करेगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी, वो एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, शिपिंग में। मैं इसी को ही विस्तार कर रहा हूं। ये टर्म क्राउडिंग इनको और भी क्लियर कर दीजिए ताकि इनको पता चल जाए। क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट, इन दोनों को क्लियर कर दीजिए। जी सर। तो सरकार जितना पैसा खर्च करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे या आधारभूत संरचना पे, उससे प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज होगा कि अपनी ओर से इन्वेस्टमेंट करे, पैसा खर्च करे। तो सरकार का पैसा खर्च करना प्राइवेट सेक्टर को भी खींचता है, उसको अट्रैक्ट करता है। जब हमें लगता है हमारे चारों तरफ एक्टिविटी हो रही तो हमारा भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मन करता है। तो
सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है। ये हो गया क्राउडिंग इन। हम एक जगह जाएं और वो जगह पूरी तरह खाली हो, हमारा वहां बैठने का शायद मन ना करे। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और रेस्टोरेंट में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है, सारी टेबल खाली है, आपका शायद खाना खाने का मन नहीं करेगा कि यहाँ का खाना शायद अच्छा ना हो इसलिए लोग नहीं बैठे। तो उस रेस्टोरेंट में अगर 10 टेबल पे लोग बैठे हो, परिवार बैठे हो, बात कर रहे हो, बच्चे खेल रहे हो, तो उसका माहौल एक जीवंत हो जाता है और वहां आप भी बैठना चाहेंगे। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी कार्य करती है। जहां पर एक्टिविटी हो रही हो, चारों तरफ हमें नया कंस्ट्रक्शन दिख रहा हो, वो हमें एनकरेज करता है। अच्छा एयरपोर्ट बन गया, इसके बाजू में दुकान खोलो, बराबर में इसके मॉल लगाओ। तो सरकार की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को इस तरह एनकरेज करती है। जब कुछ नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं करना चाहेगा। इसके ठीक उलट है क्राउडिंग आउट। हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार खुद ही इतना इन्वेस्ट कर दे रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का स्कोप नहीं बचा है। सरकार जहां आज मान लीजिए एयरपोर्ट लगा रही है, सरकार ही 4 मॉल भी लगा दे रही है, तो प्राइवेट सेक्टर देखेगा जब सरकार ने 4 मॉल बना दिए तो मेरा कहां स्कोप बचा, तो वो क्राउडिंग आउट की तरफ जाएगा। अब इसका थोड़ा मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, मैं थोड़ा टेक्निकली बताता हूं। थोड़ा सा इसका मैं एक टेक्निकल एक पहलू मैं इससे चर्चा करूं। जी सर। इसमें एक एम्बिट और भी आ सकती है कि जैसे अगर 100 रुपीज रिसोर्सेस है जी सर, तो अगर गवर्नमेंट उसमें 70 रुपीज खुद खर्च कर लेती है तो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए बच ही नहीं जाता है। प्राइवेट सेक्टर के पास बैंकिंग लिक्विडिटी नहीं है जी सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने आप में लगा रखा है। जी सर, प्राइवेट सेक्टर के पास प्राइवेट बॉन्ड नहीं काम कर रहा है। एक रास्ता शेयर मार्केट का बचता है जो कि बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि उसको लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती इन्वेस्ट करने के लिए। सर जो पॉइंट आपने कहा, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसी का उल्लेख किया है, और जब मैं अभी इसको टेक्निकली एक्सप्लेन करने वाला था तो भी ये पॉइंट इसमें आ सकता था। तो जब हम बात करते हैं क्राउडिंग इन, तो क्राउडिंग इन तब होता है जब मार्केट में जितना पैसा लोन के लिए अवेलेबल है या बैंकिंग सिस्टम में जितना पैसा, उसके लिए डिमांड कम है और सरकार उसमें कुछ डिमांड क्रिएट करती है, बाकी का प्राइवेट सेक्टर ले लेता है। तो ऐसे में क्राउडिंग इन होगा जब हमारा जो बैंकिंग का पैसा वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हमारा बैंकों में जितना पैसा है वो ऑलरेडी यूटिलाइज है, उसको लेके ऑलरेडी डिमांड है, और ऐसे में सरकार और इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो पैसा उसी में से आएगा और वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, क्योंकि बैंक हमेशा गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बॉन्ड सारे सरकारी हैं। जैसा सर ने कहा, प्राइवेट सेक्टर का बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल रहता है। तो क्योंकि हमारी एक एसएलआर रिक्वायरमेंट रहती है जिसमें भी बैंकों को बॉन्ड रखने पड़ते हैं, और इसके अतिरिक्त भी बैंकों को अपनी AT1 कैपिटल, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं ये, तो इस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स के कारण बहुत सारे बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। तो जब सरकार बॉन्ड पे इंटरेस्ट ऑफर करती है तो बैंक हमेशा पहले बॉन्ड लेगा, तो वो हमेशा सरकार के इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देगा। इस कारण से जब भी सरकार ज्यादा लोन लेगी और सिस्टम में बहुत अधिक धन नहीं है, तो ऐसे में क्राउडिंग आउट हो जाएगा। और अभी क्राउडिंग आउट क्यों हो रहा है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। तो पिछले 4 वर्ष से कुछ समस्याएं अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में चल रही हैं। ये आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, और इस साल का जो हमारा छोटा सा इकोनॉमिक सर्वे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी आया है उसमें भी ये था। तो उन्होंने ग्लोबल सिनेरियो का उल्लेख किया है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन क्राइसिस हुआ, क्योंकि चाइना से माल नहीं आ पा रहा था, कुछ शिपिंग सेक्टर क्राइसिस में था, कुछ जगह पर कर्मचारी स्ट्राइक पर थे कि आपने तो हमें नौकरी से निकाल दिया, अब हम काम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के अन्य कारणों के कारण एक सप्लाई चेन में क्राइसिस था कि माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसके कारण इन्फ्लेशन डेवलप होने लगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके कारण बैंकों पर प्रेशर पड़ा कि ब्याज बढ़ाया जाए, मनी सप्लाई कम की जाए। एक कारण ये। दूसरा कारण जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हो, चाहे अभी रिसेंटली ईरान और इजराइल और हमास के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो। तो ये कारणों के कारण भी प्राइवेट सेक्टर बहुत एनकरेज नहीं है, वो वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा है कि देखे जरा क्या डेवलपमेंट निकलती है, जब हमारा पैसा हमें लगेगा सेफ है हम तब इन्वेस्ट करेंगे। तो उस कारण भी वो थोड़ा रुके हैं, और उस कारण से इन्फ्लेशन भी बन गया है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बाजार में नहीं आ पा रहे। मान लीजिए कल ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो भारत में तो तेल आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में कोई भी कंपनी जो ऑयल सेक्टर से इन्वॉल्व है इस समय पर इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे अनसर्टेनिटी के कारण हमेशा ये चैलेंजेस रहते हैं। तीसरा जो कारण है वो ये है कि कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा विश्व भर में अलग अलग जगह, तो लोगों ने अपनी सेविंग्स को यूज अप कर लिया। जितनी भी सेविंग्स थी उसके सहारे लोगों ने वो समय काटा। अब जब वापस लोग कमाने लगे तो उनका टारगेट है कि पहले अपने फिक्स डिपॉजिट्स को, अपनी सेविंग को वापस से बिल्ड कर दिया जाए। इस कारण भी लोग अपनी कंजम्पशन को कम कर रहे हैं
और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, वो पैसा वापस से सेविंग्स की तरफ जा रहा है। तो ये सब मैंने आपको मुख्य कारण बताए जिसके कारण मार्केट में डिमांड थोड़ा कम हो रहा है और एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट हमेशा कम रहता है। तो ये ओके, थैंक यू वेरी मच गौरव जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अभी जो आपको गौरव सर ने सजेस्ट किया कि आप पेन पेपर लेके बैठिए, आप हमेशा पेन पेपर लेके बैठिए। और आपको मैंने पिछले वीक में भी इनवाइट किया था कि आप लोग यू हैव टू बी लिंक्ड विथ अस एंड वी हैव प्रोवाइडेड टू यू सम क्वेश्चंस, सो यू शुड ट्राई द क्वेश्चंस। प्रीलिम्स के अगर मेंस का क्वेश्चन आप ना भी ट्राई कर पाए तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन को ट्राई करके आप बिल्कुल आप उसे हमें भेजें और हम उसके साथ पूरी जस्टिस करेंगे और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हम अब आंसर के साथ आपको नहीं देंगे कभी भी। और इसके अलावा आप मेंस के क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत स्कॉलरली आपको इन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन बहुत सिंप्लीफाई करके बताया। तो धीरे धीरे जब आप सुनते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। अब देखिए हमारे पास 2 और भी प्रवक्ता हैं और हमारे टोटल 4 टॉपिक्स हैं, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन, अ डिस्प्यूटेड लैंड एंड इंडियाज अप्रोच। By 1937, Britain was looking for a long-term solution. So it produced the first proposal to split Palestine into 2 states. A Jewish state in the north, an Arab state in the south, and an international zone for the holy sites in Jerusalem. The next attempt was after World War II, in the shadow of the Holocaust, in the newly formed United Nations. The UN petition plan also divided Palestine into a Jewish state and an Arab state, with Jerusalem once again carved out. Jewish leaders said yes, Arab leaders once again said no. But it made no difference. The UN petition plan passed at the UN General Assembly, 33 votes in favour, 20 against, with 13 countries abstaining. It showed support for a 2-state solution at 25%. Now that's down from nearly 60% a decade ago. Support's also dropped among Jewish Israelis. तो चूंकि हम आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते और हमने सब पीडीएफ के फॉर्म में भी रखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। लेकिन चलिए, पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम तो बहुत ही अपने आप में बर्निंग इशू है, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको मतलब यू कैन से इन ब्रीफ आई एम गोइंग टू यू द आइडिया ऑफ द व्हाट इज द 2-state solution and what is India's approach from the beginning। इसके बारे में हम आपको आइडिया देना चाहेंगे या उसके बारे आपके जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी इश्यू है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तब हो पाता है या परीक्षोपयोगी तब हो पाता है जब उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो पैलेस्टाइन और इजराइल का 2-state जो डिस्प्यूट है ये तो बहुत एक पेरेनियल प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें इंडिया का क्या अप्रोच रहा। तो चलिए हम आपको पीछे से थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं। ये जो पैलेस्टाइन रीजन है आप मैप पर देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम था कि रोमन एम्पायर का पार्ट था और बहुत पहले एक यहूदियों का पैगंबर हुआ करते थे, प्रॉफिट, जिनका नाम था अब्राहम। तो अब्राहम ने ही पहले उन्हें मेसोपोटामिया में लोग सेटल थे, वहां से पैलेस्टाइन रीजन में आए थे। बाद में क्या हुआ कि वहां पर रोमन एम्पायर का कंट्रोल हो गया। तो भाई मैं आपको बताऊं कि अब ये थोड़ा सा रिलीजियस मामला है कि जो यहूदी हैं दे आर मोनोथिस्टिक इन देयर अप्रोच। मतलब सबसे पहले जो मोनोथिज्म, अगर आप वेस्ट एशिया या यूरोप में पहला मोनोथिज्म का एग्जाम्पल पाएंगे उसको हिंदी में एकेश्वरवाद बोलते हैं, जो एक ईश्वर में विश्वास प्रकट करे। तो वो सबसे पहला एकेश्वरवाद यहूदियों ने ही प्रतिपादित किया। इधर रोमन एम्पायर में क्या था कि ना केवल वहां पोलिथिज्म था, बहुदेववाद था, बहुत देवताओं की पूजा होती थी, बल्कि राजाओं की मूर्तियां पूजी जाती थी। तो उससे क्या हुआ कि वहां के जो रोमन इंपेरर्स थे उन्होंने यहूदियों को परजिक्यूट करना शुरू कर दिया। दे वर परजिक्यूटेड एंड फाइनली दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। अब वहां से वो भगा दिए गए। दे वर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यू नो, दे वर हैविंग द एक्यूमेन फॉर द बिजनेस, यू नो।
यूरोप के डिफरेंट क्षेत्र में वो स्प्रेड कर गए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में। अब चूंकि वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, सो वेयर एवर दे वेंट दे यूज्ड टू रिप्लेस देयर द यू कैन से एग्जिस्टिंग मर्केंटाइल क्लास। जहां भी जाते थे वहां की जो व्यापारी वर्ग है उसको व्यापार से हटा देते थे और अपनी मोनोपोली कायम कर लेते थे। अब वहां के जो देशी व्यापारी होते थे, जो इंडिजिनस मर्चेंट्स होते थे, वो अपनी सरकार पर, अपने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते थे कि यहूदियों को यहां से भगाइए। वो बेचारे जहां भी होते थे तो उनको वहां भी प्रोसिक्यूट ही किया जाता था, मतलब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। कई देशों ने तो उनको बैन कर रखा था यहूदियों को। और वैसे भी आप देखेंगे, हमने एक प्ले पढ़ा था, हम लोगों को पढ़ना था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कभी स्टोरी के रूप में ही, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक साइलॉक करके एक यहूदी मर्चेंट को दिखाया गया और वो शेक्सपियर का एक प्ले है। और साइलॉक को इतना क्रूअल मर्चेंट के रूप में दिखाया गया, इसकी वजह क्या है पता है आपको? इट वॉज अ नेचुरल क्रिश्चियन हेटर्ड अगेंस्ट जीसस। क्योंकि एक और भी नैरेटिव है, आपको पता होगा कि जो जीसस क्राइस्ट को जो वो रोमन गवर्नर के पास ले गया जिसने उनको क्रूसीफाई किया था, जिसका नाम था पिलाटियस मिलेट, उनको कुछ यहूदी ही पकड़ कर ले गए थे। तो क्रिश्चियन लोगों के मन में था कि जीसस क्राइस्ट को कहीं ना कहीं क्रूसीफाई करवाने में भी इनका रोल है, तो थोड़ा उनके प्रति हेटर्ड होता था, तो उनके साथ कहीं भी इंसाफ नहीं होता। लेकिन बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्हें एक डायस्पोरा क्लास पैदा किया जो बड़े रिच थे, प्रॉस्पेरस थे। सिचुएशन बदलता गया। डायस्पोरा क्लास ने जो जायोनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आप देखते हो, वो जायोनिज्म यानी यहूदीवाद, पहले तो एंटीसेमिटिज्म कहलाता। एंटीसेमिटिज्म का मतलब है यहूदी विरोधी। फिर आया जायोनिज्म का कॉन्सेप्ट कि भाई उग्र राष्ट्रवाद जो यहूदियों का था। तो उसके बाद समय समय पर उनका कॉन्फ्रेंस होता है डायस्पोरा का, और यह तय हुआ कि यहूदियों को फिर एक बार अपने मदरलैंड में लौटना है। वही उनकी दिली इच्छा थी, दिली एस्पिरेशन था। कष्ट में थे। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसे मैं आपको फंसाना नहीं चाहूंगा, कि कहीं ना कहीं टर्की को भी पनिश करना था, ब्रिटेन को, ऑटोमन इंपेयर को, क्योंकि वो जर्मनी के साइड में थे। और कुछ वहां वेस्ट एशिया और अरबियन रीजन का पॉलिटिक्स ऐसा हुआ कि ब्रिटेन, फ्रांस उस रीजन पर, अरब रीजन को आपस में डिवाइड करना चाहते थे। और कुछ जो यहूदी डायस्पोरा क्लास है, उनसे कुछ पैसे की भी थोड़ी सी जरूरत थी ब्रिटेन वगैरह को इस वॉर एफर्ट्स में। तो ब्रिटेन ने उनको वादा कर दिया कि कोई बात नहीं, हम आपको अपने होमलैंड जो पैलेस्टाइन है वहां पर एक होमलैंड बनवा देंगे। और एक आपको मेरे मैटर में मिलेगा बाल्फोर घोषणा, बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये आया था 1917 में, जिसमें कहा गया कि यहूदियों को एक होमलैंड मिलेगा। इन द मीन टाइम फिर आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले हिटलर का राइज हुआ, और हिटलर ने 60 लाख यहूदी और जिप्सियों को मौत के घाट उतार दिया। अब वो गैस चैम्बर से पूरी दुनिया उनके लिए सिंपैथी रखती थी कि भाई इतने परसिक्यूटेड, इतने पीड़ित लोग हैं यहूदी। अब उसी समय यहूदी बहुत सारे माइग्रेट करके पैलेस्टाइन रीजन में आने लगे। और इधर क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है, वो पैलेस्टाइन का जो पैटर्न बना दिया था ब्रिटेन को। उसके मैंडेट, एक मैंडेट कहलाता था, मैंडेट का मतलब उसके संरक्षण में दे दिया था। तो ब्रिटेन ने इसका फायदा उठाकर अच्छी खासी यहूदी जनसंख्या को बसा दी। पैलेस्टाइन लोगों को पहले ऐसा अनुमान नहीं हुआ, वो मुस्लिम लोग थे, यहूदी लोग अच्छे पैसे देते थे, लैंड, ये अपना लैंड सेल करते जाते। इसी क्रम में क्या हुआ कि अच्छे खासे यहूदी वहां सेटल हो गए। जब यहूदी सेटल हो गया और जब पैलेस्टाइन लोगों को यह अनुमान हुआ, तो ब्रिटेन के अगेंस्ट में रिएक्शन शुरू हुआ, और उनका पूरा जो अरब कंट्रीज के जितने क्लाइंट्स थे ब्रिटेन से नाराज हो गए। तो ब्रिटेन को लगा कि भाई लेने के देने पर गए, तो ब्रिटेन 1947 में वहां से भाग खड़ा हुआ और यह मामला यूएनओ में डाल दिया। अब यूएनओ में डाल दिया, यूएनओ में जब मामला पैलेस्टाइन और यहूदियों का गया, तो यूएनओ ने कहा कि देखिए, इसका जजमेंट एक यही होगा कि इसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन इसका है कि हम इस पैलेस्टाइन क्षेत्र को डिवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि यहूदियों को भी इसमें हिस्सा चाहिए, शेयर चाहिए, और पैलेस्टाइन को भी चाहिए। और यूएनओ पर तो यूएसए का प्रभाव था, और यूएसए पर जो जायोनिस्ट लॉबी है उसका प्रेशर था। तो ब्रिटेन और यूएसए के प्रभाव से ऐसा हुआ।
तो अब क्या है कि हुआ कि भाई इसको डिवाइड कर दिया जाए। 1947 में उसी समय अपना कश्मीर का मुद्दा भी चल रहा था और कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ का बड़ा ही हॉस्टाइल अप्रोच रहा और उधर पैलेस्टाइन के मुद्दे पर रहा। अब जो वर्डिक्ट आया उसमें यह तय हुआ कि लगभग 56% जो पार्ट है वह ज्यूज को दे दिया गया और 43% जो पार्ट है वह पैलेस्टाइन को दिया गया और बचा जेरूशलम और आसपास के रीजन, तो उसको रख दिया गया इंटरनेशनल सर्वेक्षण में कि भाई ये इंटरनेशनल सुपरविजन में होगा और यहां पर एक तरह से दोनों के रिलीजियस प्लेस है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अरब लोग नाराज हो गए, उन्होंने नहीं माना और इजराइल ने तो बहुत उसको बड़ी तत्परता से उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 1948 में अरब कंट्रीज कंबाइंड टुगेदर इन्वेडेड इजराइल। इजराइल के पास अमेरिकन वेपन्स थे, इजराइल 1948 का वॉर जीत गया और उसी में 78% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब देखिए मिला था 56%, ले लिया 78% और उसमें लगभग 700,000 माने 7 लाख जो पैलेस्टाइन है वो जान बचाकर भागे। यहूदी कहते हैं कि दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ माय नेशनहुड और पैलेस्टाइन कहते हैं नकवा, क्योंकि वहां से उनको भाग के जाना पड़ा। अगला स्टेप आता है 1967 का वॉर। अब इसको मुझे उछल उछल के जाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी लंबी कहानी है। इस वॉर में इसमें सीरिया भी डिफीट कर गया, हार गया, मिस्र भी हारा। तो ये दोनों ने हमला किया था इजराइल पर और ये दोनों हार गए। तो इजराइल ने मिस्र से छीन लिया सिनाई आइलैंड, वेस्ट बैंक सीरिया से छीन लिया, वेस्ट बैंक जॉर्डन से छीन लिया और जो गाजा का रीजन है वो गाजा का रीजन भी इजिप्ट से ही छीना था। तो हुआ ऐसा कि बाद में जो यहूदी हैं उनको तो अपने रीजन से पैलेस्टाइन को अपने रीजन से खदेड़ दिया। तो पैलेस्टाइन कुछ गाजा में सेटल हो गए और कुछ सेटल हो गए वेस्ट बैंक। और इधर एक पीएलओ करके पैलेस्टाइन का ऑर्गेनाइजेशन बना, उसको कहते हैं पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यासिर अराफात उसके लीडर बने, वो यहूदियों के कॉज को उठाते रहे। 1988 में पहले तो पैलेस्टाइन ने बिल्कुल ही कहा कि नहीं, 2 स्टेट सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, स्टेट एक ही रहेगा पैलेस्टाइन का, यहूदी यहां से जाए। बाद में उन्होंने भी सोचा कि अरब कंट्रीज सिर्फ साथ छोड़ते हुए जा रहे थे, उनका कॉज कमजोर हो रहा था। तो 1988 में फाइनली पीएलओ ने एक्सेप्ट कर लिया 2 स्टेट सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद इधर 1990s में कोल्ड वॉर समाप्त हुआ। रशिया का जो पहले उनको कुछ सपोर्ट मिलता था वो समाप्त हो गया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और उधर उनकी यूएसए का भी अरब कंट्रीज पर इंपैक्ट हो गया और अरब कंट्रीज ने पैलेस्टाइन के मामले को लगभग छोड़ दिया। अब पैलेस्टाइन के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। उसने अंत में 1993 में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एक खास कॉन्फ्रेंस के बारे में सूचना मिलेगी। वो कॉन्फ्रेंस है ओस्लो कॉन्फ्रेंस। तो ओस्लो कॉन्फ्रेंस में हुआ कि फिर 2 स्टेट बनेगा, लेकिन अब इसकी भी दर्दनाक कहानी है। जो इजराइल के जिस प्राइम मिनिस्टर ने ये ओस्लो की टीटी की थी उसको फिर किसी यहूदी जो बाय गॉड थे उन्होंने उनका असैसिनेट कर दिया, उनकी हत्या कर दी, तो वो भी मारे गए। और तब तक उधर पर राइटिस्ट टर्न हो गया, जिसको कहते हो दक्षिणपंथी रुझान यहूदियों में आ गया। बेन्यामीन, अब तो देख ही रहो, बेन्यामीन नेतन्याहू ये तो मतलब आउट एंड आउट राइटिस्ट अप्रोच वाले हैं। तो इन्होंने फिर 2 स्टेट सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। अब यही है, पीएलओ समाप्त हो गया, एक फतह पार्टी उसकी उत्तराधिकारी पार्टी बन गई। आपको अब न्यूज में मिलेंगे महमूद अब्बास जो वेस्ट बैंक पर शासन कर रहे। उधर आप देखते हैं जो गाजा है, वो गाजा में पहले उनका कंट्रोल था, वो खत्म हो गया। 2006 में एक इलेक्शन हुआ, उसमें हमास मिलिशिया उस इलेक्शन को जीत ली। वही हमास ने भी करामात किया है और उसने ही आप देखें इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया, जो इतना सारा बगेला हुआ। तो जब ये हमास हमला हुआ तो फिर एक बार 2 स्टेट सॉल्यूशन फिर एक बार दोबारा उभर कर आया कि अब 2 स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। अब बात आ गई इंडिया की अप्रोच की, तो मैं उस पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए,
इंडिया के साथ प्रॉब्लम यह था कि इंडिया एक तरफ यहूदियों से सिंपैथाइज करता था, विशेषकर हिटलर ने जो इसके साथ इस तरह का व्यवहार किया था। लेकिन जिस ढंग से यहूदी फिलिस्तीन क्षेत्र में बसे थे, ब्रिटेन और अमेरिका के कॉन्स्पिरेसी के परिणाम स्वरूप इस बात से भारत को चिढ़ थी कि इनफैक्ट Jews have taken a wrong path, and it is through imperialistic power the Jews tried to impose themselves on Palestine people who are the natives of the Palestine region. तो भारत का रुख था कि भाई जो यहूदियों ने किया अच्छा नहीं किया, दो इंपीरियलिस्ट पावर को पकड़ के और फिर वो अपनी उल्लू सीधा कर रहे। और चूंकि फिलिस्तीनी और यहूदियों का जो राज्य बंटवारा हुआ था, जो 2 स्टेट जो सॉल्यूशन था, वो यूएनओ के द्वारा दिया गया था। और इंडिया के साइड को आप समझिए, उसने कश्मीर के मुद्दे को भी देखा था। तो इंडिया भी अपने आप को विक्टिम समझता था और पैलेस्टाइन को भी विक्टिम समझता था। तो इंडिया ने साफ कहा कि नहीं, वो रीजन पैलेस्टाइन का होना चाहिए और 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। उधर यहूदी लोग काफी लॉबिंग कर रहे थे इंडिया से, और खासकर अमेरिका भी, क्योंकि आप जानते हैं कि भले ही हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रहे हों, लेकिन इंटरनेशनल मंच पर हमारी आवाज बड़ी बुलंद हुआ करती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और वो कम से कम थर्ड वर्ल्ड के अच्छे इंटरलोक्यूटर्स माने जाते थे। तो उनको लगता था कि अगर जवाहरलाल नेहरू चाहेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, तो एक्सेप्ट कर ले। ये नेहरू इस बात के लिए तैयार नहीं थे। आपको मैं बताऊं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने नेहरू को लेटर लिखा कि देखिए, यहूदी को अपने होमलैंड में लौटने का राइट है, पंडित नेहरू आप कुछ करिए हम लोगों के लिए, हम लोग बहुत परसिक्यूटेड हुए हैं। और उसने अपनी यहूदियों की करुण कहानी के बारे में बताई कि आखिर हमें भी होमलैंड चाहिए। तो नेहरू ने उसका जवाब दिया कि देखिए, ऐसा है कि आपको तो पैलेस्टाइन क्षेत्र में मिल ही गया, और इधर गांधी और नेहरू का कहना था कि एक फेडरेशन बनाइए और पैलेस्टाइन लोग यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता दें और मिलजुल कर रही। अब इसमें देखिए एक समस्या क्या है कि आपके मन में भी एक सवाल खड़ा होगा, क्योंकि अभी तो राइटिस्ट टर्न है, तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक राइटिज्म पनपता है, लेकिन पता नहीं चलता है। तो आपके मन में भी सवाल हुआ कि यहूदी इतने पीड़ित हैं, उनको अपना एक नेशन चाहिए, और वो कहाँ गए थे? अपने ही घर वापसी तो की थी। अब एक बात बताइए, पूरी दुनिया में अगर सभी घर वापसी करने लगे और माइग्रेशन और काउंटर माइग्रेशन होने लगे, तो पूरे वर्ल्ड में चेन रिएक्शन शुरू हो जाए। अब मुगल्स कहें कि हमें लौट के फिर कजाकिस्तान जाना है, भारत के मुस्लिम्स, क्या होगा? हम लोग कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, भूल जाइए, है ना। हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया। तो अब कहिए, चलिए अब तो यहूदी आ चुके हैं, तो उनके लिए फिर तो उनके लिए है। अगर हर आदमी आज इंडिया में चाहे कि हमारी अपनी कोठी हो, तो उतनी जमीन कहां है? फ्लैट से तो काम चलाना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई द मल्टी नेशन स्टेट, मल्टीनेशनल स्टेट क्यों नहीं हो सकता? तो इंडिया का यही अप्रोच था, लेकिन बाद में इंडिया का अप्रोच बदल गया कि यहूदियों ने भी बड़ी एक निष्ठा से इंडिया की सेवा की। अब 1962 का वॉर हुआ चाइना के अगेंस्ट में, तुरंत जो इजराइल है वो इजराइल ने अपना, हालांकि मैं आपको बताऊं कि 1948 में जब इजराइल राज्य गठित हुआ था, मई 1948 में, इंडिया ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया। 1950 में इंडिया ने मान्यता दी, लेकिन इंडिया ने कहा कि नहीं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करेंगे, और पैलेस्टाइन को भी मान्यता दी इंडिया ने, और 88 में उसका साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक्सेप्ट किया, और पैलेस्टाइन राज्य को भी मान्यता दी। लेकिन वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया ने 1992 से पहले नहीं किया इस्टेब्लिश, क्योंकि इंडिया का वही अप्रोच रहा। लेकिन इजराइल बार बार इंडिया की सहायता करता, चाइनीज वॉर के समय अपना पर्यवेक्षक भेजा, फिर उसके बाद दोबारा जब इंडो पाक वॉर 1975-1971 में हुआ, तो इंडिया को वेपन सप्लाई किया। तो वेपन सप्लाई के बाद तो इंडिया भी तो ऑबलाइज हो रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया का अप्रोच नहीं बदला। इंडिया को लगा कि भाई कहीं लेने के देने न पड़ जाए, यहूदियों के साथ ज्यादा अगर हम मित्रता दिखाएंगे तो हमारे अरब कंट्रीज नाराज हो जाएंगे, और हमारे ऑयल के बहुत बड़े सप्लायर हैं। एक बार 2012 या 13 में मिस्टर प्रतीक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा था कि क्या इजराइल भारत का स्वाभाविक मित्र हो सकता है? इज इजराइल बी अ नेचुरल पार्टनर ऑफ इंडिया?
क्या इजराइल भारत का स्वाभाविक मित्र हो सकता है? अब एक स्टूडेंट को उसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए था? नेचुरल फ्रेंड कैसे हो सकता है? नेचुरल फ्रेंड के लिए टेम्परामेंट मिलना चाहिए। हम लोग हमेशा टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जायोनिज्म को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो मैं स्टूडेंट्स, मैंने इसको पीडीएफ के फॉर्म में रख दिया है और क्वेश्चन आपका इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन में भी सेट हो चुका है। तो मैं आपको ये चीज उठाऊंगा और आप उसको पढ़ लेंगे। देखिए, इंडिया हैज कॉन्सिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन 2 स्टेट को कॉन्सिस्टेंटली वो नहीं किया है। एंड यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में कंसीडर्ड फॉलोइंग कंट्रीज, और वो कंट्रीज में आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन सेट किया है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, हमें आंसर नहीं देना है, आंसर इससे हटना है और आप आंसर करेंगे, फिर हम आपको आंसर देंगे, है ना? तो दैट इज द पॉइंट। अब इसके बाद आपको अभी गौरव सर ने इकोनॉमी का क्वेश्चन लिया है, उसमें भी आपको प्रीलिम्स का बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइएगा तो इन्हें बड़ी खुशी होगी कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं। हाँ, आप कुछ कहना? मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बस, कि जब हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दोनों ही पार्टियों ने इसे कॉम्प्रोमाइज के रूप में देखा, कभी सॉल्यूशन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। जो भी शक्तिशाली रहा वो हमेशा मानता है कि मैं दूसरे को खदेड़ के बाहर निकाल सकता हूं, तब उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो वीकर पोजीशन में रहा तब वो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। इसलिए इसका भविष्य भी अभी भी एक अधर में लटका है, क्योंकि जब तक दोनों ही पक्ष समान रूप से मजबूत नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ 2 स्टेट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता जी। जैसे देयर इज नो सॉल्यूशन टू कश्मीर प्रॉब्लम, कि कश्मीर अब इंडिया को फिर दोबारा रिगेन हो। दैट इज थियरी में तो ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज बोथ आर द न्यूक्लियर पावर। तो सेम हैपेंस, इजराइल ने इतने बड़े रीजन्स पर कंट्रोल करके बैठा हुआ है और पैलेस्टाइन को इतना कम रीजन दिया हुआ है कि अब तो इजराइल चाहता है कि यार तुम, अब तक ये 3 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई कि जो गाजा के जो पैलेस्टाइन है वो गाजा दे दीजिए इजिप्ट को जी, और वेस्ट बैंक दे दीजिए जॉर्डन को, और वेस्ट बैंक और गाजा के जो पैलेस्टाइन है तो आधा पैलेस्टाइन बन जाएंगे इजिप्ट के सिटीजन और आधा बन जाएंगे जॉर्डन के सिटीजन, और इजराइल फ्री। इजराइल को एक स्टेट हो गया, एक स्टेट पैलेस्टाइन को वेस्ट बैंक, एक गाजा, 3 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन बेचारे पैलेस्टाइन कहां जाएंगे? एक ही रास्ता है, देयर इज नो स्कोप फॉर डाइवोर्स, मिलजुल कर जीने की आदत डाली। तो खैर, अब मिस्टर प्रतीक, अब आपकी बारी है। वैसे मैं इकोनॉमी भी क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन सेट कर दिया है, आपके जो गौरव सर हैं उन्होंने देखा है, और ये बेसिकली प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन। अब मिस्टर प्रतीक से मैं जानना चाहूंगा कि इलेक्शन का सीजन है, तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन से जुड़े हुए, और जो हम अभी अपोजिशन का कंडीशन देख रहे हैं उसको डेमोक्रेसी का लाइफ ब्लड कहा जाता है। लेकिन इंडिया में अपोजिशन पार्टी ऑल इंडिया स्केल पर अब कुछ रीजनल पार्टी बची है जो कुछ अंतिम सांसें ले रही है, कुछ जीने की कोशिश कर रही है। कुछ साउथ इंडिया की जो रीजनल पार्टी है वो अपने आप को एग्जिस्टेंस को बनाए हुए है। नॉर्थ इंडिया में बहुत मुश्किल है उनका सर्वाइवल, और खासकर जब अब 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर होगा तो बची कुछ रीजनल पार्टीज भी। तो वैसी स्थिति में क्या विदाउट अपोजिशन पार्टी क्या भविष्य होगा, डेमोक्रेसी का क्या डायरेक्शन होगा? मेरा तो यहां तक मानना है कि कोलिशन गवर्नमेंट इज मच बेटर देन 1 पार्टी डोमिनेंस। तो मैं प्रतीक पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। सर, पहले चीज़ तो जैसे कि आपने कहा ऑपोजिशन एज अ लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी, तो एक बेसिक वे में देखें कि अगर एक बॉडी आपका एक अपने आप में डेमोक्रेसी और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसके रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगर हम ऑपोजिशन की एक पार्टी को हम चोक कर दें, पंक्चर्ड कर दें, तो वो बॉडी अपने आप में फंक्शन करना रुक सकती है, पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो ऑपोजिशन जो अपने आप में लाइफ ब्लड है, उसकी सर्वाइवल के लिए भी हमें एफर्ट्स देना चाहिए। क्यों अभी ये क्वेश्चंस या इसके कंसर्न्स रेज हो रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें रिसेंटली जो हुआ, जैसे एक जो सर ने भी कहा कोलिशन पॉलिटिक्स,
एक 1996 से खासकर 2014 के बीच में काफी रिगरस वे में कोलिशन पॉलिटिक्स रहा, लेकिन 2014 के बाद से देखिए, अगर 16th एंड 17th लोकसभा के बारे में बात करें तो हमारा ऑपोजिशन के जो नंबर्स है वो काफी डिक्लाइन कर गए हैं। और अगर ओवरऑल लॉ जो कहता है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, एक दिखना चाहिए कि हाँ पार्लियामेंट में दूसरा साइड या दूसरा पॉलिटिकल फैक्शन एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए 10% ऑफ द लोकसभा के सीट्स होने चाहिए, जो कि अभी जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है उस टाइम लोकसभा में वो उससे नीचे है, मतलब अगर 55 नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से देखा जाए। इस चीज को भी थोड़ा किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को थोड़ा एग्जिस्टेंस देने के लिए, एक रिकॉग्निशन देने के लिए 2019 में फिर भी एक लॉ से अमेंडमेंट किया गया। बट स्टिल अभी भी जैसे हम देखें अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो हमें एक तरह से देखा जाए डिसमेंटल दिखती है, डिसरप्टेड दिखती है। तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इससे क्या होगा, हेफ्टी मेजोरिटेनिज्म दिखेगा, काफी ज्यादा जो दूसरी विंग है वो अपने आप को काफी प्रेशर पुश करने की कोशिश करेगा अपने वे में लॉज एंड पॉलिसीज को लाने के लिए। तो एक तरह से अनचेक्ड रह जाएगा। डेमोक्रेसी में जो हम कहते हैं कि चेक एंड बैलेंस भी रहना चाहिए, वो एक अनचेक्ड बैलेंस रहेगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस जो पॉलिसीज ला रहा है उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, विच अपने आप में डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स को अफेक्ट करता है। तो ये तो है कि अपोजिशन पार्टीज का एग्जिस्टेंस हमें बहुत नेसेसरी है और हमारे लिए मस्ट भी है। और अगर ओवरऑल वे में देखें कि जैसे कि अभी क्या हो रहा है, क्यों अपोजिशन पार्टीज के और क्या क्या कारण दिखते हैं, जैसे अगर हम देखें एक तरह से हम रीसेंट टाइम्स हम देखते हैं, जैसे पॉलिटिकल फिलोसोफर है हमारी एना हैरेंट, वो कहती है कि नैरेटिव्स भी इस तरह से चेंज किए जाते हैं ताकि वो दिखाया जाए कि अपोजिशन पार्टी। मिस्टर प्रतीक, इसमें मैं बाद में आऊंगा। मैं पहले आप स्टूडेंट्स को अपोजिशन पार्टी का रूल क्या होता है सर, उसका सिग्निफिकेंस क्यों रहना जरूरी जी, इस पर कुछ ऐसा बताइए जो इनके लिए परीक्षोपयोगी हो। जी सर, अगर देखा जाए ओवरऑल फंक्शन, अभी जैसे हमने क्योंकि बात की डेमोक्रेसी की, तो सबसे पहले अपोजिशन पार्टी क्या करेगा, वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है जो गवर्नमेंट को लिमिट करता है, वो कैसे करेगा। जैसे अगर हम देखें अपोजिशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर्स है, ये भी अपने आप में जैसे डिवोर्स नहीं हो सकते। इसमें क्या होगा, जब आपके जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है जैसे क्वेश्चन आवर हो गया या फिर आपके जो एडजर्नमेंट मोशन होते हैं, इसमें क्या करता है हमारा जो अपोजिशन पार्टी है, जो डिफरेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अपने राइट को यूज करके सरकार से सवाल पूछती है। दूसरा चीज, जब इस टाइप के गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसे अनचेक्ड एक्शंस ले लिए, जैसे कि अगर हम देखें मतलब भारत के अगर इंडिपेंडेंस के टाइम से देखें तो हम एक चीज दिखेगा, जैसे ऑपोजिशन ने कब कब हमें उस वे में अपने उन फंक्शंस को दिखाया, जैसे कोई घोटाला अगर सामने आता है तो वो जनरल पब्लिक को प्रेजेंट भी करता है अपना नैरेटिव की दिस इज दैट की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को अफेक्ट किया जा रहा है और पब्लिक ट्रस्ट को भी इरोड कर रहा है। तो ऑपोजिशन का एक तो ये भी वो होता है। तीसरा चीज जो ऑपोजिशन का होता है वो एक अगर हम देखें आज के डेट में भी अगर हम देखें तो फेडरल वैल्यूज को भी काफी इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहा है, गिवन दैट कि अगर हेफ्टी मेजोरिटेरियनिज्म रहेगा तो ऑपोजिशन क्या करेगा। ऑपोजिशन को ये पता है कि जब भी इस टाइप की चीजें होती हैं, जब फेडरल वैल्यूज इरोड होती है, जैसे आज के डेट में हम कंट्रोवर्सीज में हम देखते हैं गवर्नर काफी अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, थोड़ा स्टेट की जो गवर्नमेंट्स है उनको काफी प्रॉब्लम्स भी और चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। तो उसमें भी अगर देखा जाए अपोजिशन पार्टीज ने जैसे जब अपने अपने टाइम पे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की है, जैसे राजमन्नार कमेटी हो गया, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन हो गया, इन्होंने अपने अपने टाइम पे अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए ताकि स्टेट की ऑटोनॉमी को इंक्रीज किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस जो नैरेटिव की हमने बात की, तो वो नैरेटिव ऑपोजिशन इस वे में क्रिएट कर सकता है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स और जो सिविल सोसाइटी है वो भी ऑपोजिशन क्रिएट करे ताकि जहां जहां पे ऐसे लॉज आते हैं वो अनचैलेंज लॉज को भी वो करे, मतलब पब्लिक को बता सके। सर एक एग्जांपल जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, जब 3 क्रिमिनल लॉज आए की बात डिस्कशन चल रहा था, उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने काफी अच्छा पॉइंट बोला था। जो क्रिमिनल लॉज में एक चीज उन्होंने बोला था कि जो रेप ऑफेंसेस है हमारे, वो आज के डेट में भी जेंडर न्यूट्रल है। दैट मीन्स कि हमें सोसाइटी में इस तरह का ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली द गर्ल हु इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड फ्रॉम दोज क्रिमिनल ऑफेंसेस, इवन अ यंगर बॉय बिलो 18 एज कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो अपोजिशन ऐसे ऐसे लकूनास को भी ढूंढ के लाता है कि जो पॉलिसीज में हमें दिखती है। तो इस वे में ऑपोजिशन का इंपॉर्टेंस सर और बढ़ जाता है।
अपोजिशन का होना बहुत जरूरी जी है, सर। नहीं तो डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर प्रतीक, जैसे जो वन पार्टी डोमिनेंस मैंने कहा और कोलिशन गवर्नमेंट हो, वो बेटर है अपेक्षाकृत वन पार्टी डोमिनेंस की, क्योंकि वन पार्टी डोमिनेंस आपको याद होगा कि एक बार इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, जब सी हैज गॉट द लैंडस्लाइड विक्ट्री, व्हाट हैपेंड, जब वो उसके बाद इमरजेंसी भी आई। जी सर। इंदिरा गांधी का जो दोबारा कम बैक हुआ उसमें उसका पोजीशन स्ट्रांग था, तो वहां पर भी देखिए गवर्नर्स रूल कश्मीर में और आंध्र प्रदेश में जिस तरह से उसने गवर्नमेंट को पुल डाउन किया, जी। तो वो है। लेकिन जो कोलिशन गवर्नमेंट का जो टाइम है उसमें कितने बड़े बड़े डिसीजन हुए जो इम्पॉसिबल लग रहा है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उस समय इंडिया में हुआ, उस समय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि, या ये सवाल करना चाहते हैं कि फिर ऐसी स्थिति में जब अपोजिशन हमारा कोरम पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है कि ऐसी स्थिति में वन पार्टी डोमिनेंस का काउंटर करने का क्या तरीका रहेगा, या आगे हमारे पॉलिटिक्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है? जी सर, तो इसके लिए जैसे देखा जा सके, अगर हम अभी हम लोग क्योंकि उसी बात कर रहे थे इजराइल की, सर जैसे योगेंद्र यादव जैसे पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग इंडिपेंडेंस के स्टार्टिंग से अगर हम इलेक्शन का जो पैटर्न देखें, जो वोटिंग पैटर्न रहा है, इट इज जो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो अभी है करेंटली, वो ये कहता है कि जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो डिक्लेयर्ड विनर माना जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेशन उसका रहेगा। एंड इसका मतलब अगर वो उसे 35% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट्स जो पोल्ड हुए हैं उसमें भी मिला है, देन ही और शी इज अ डिक्लेयर्ड विनर। और ये चीज इंडिपेंडेंस के टाइम से दिखता है। इनफैक्ट अगर हम देखें, अगर आप एनसीईआरटी की किताब में भी उठा के देखेंगे, आपको एक चीज मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी वाज नॉट द वन की जिन्हें हेफ्टी मेजोरिटेरिज्म फर्स्ट इलेक्शन में भी मिला, उनके पास 40 to 45% ही ओवरऑल वोट्स मिले थे। बट बिकॉज ये इस टाइप का जो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसमें क्योंकि विनर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से ही पता चल जाता है, तो इस वजह से भी वो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखता है। इस वजह से पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे योगेंद्र यादव है, वो क्या कहते हैं कि बच्चों को बताइए, बच्चों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया दी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जैसे कि इजराइल में देखा जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं हिंदी में उसको। जैसे कि अगर माने कि अगर किसी को 40% वोट ही मिला है, तो उसको पार्लियामेंट में जो वहां का, जैसे इजराइल में उसे हम निसेट कहते हैं, वहां पे क्या होगा, उन्हें केवल 40% ऑफ द सीट्स ही मिलेंगी। अब अगर इस टाइप का सिस्टम हम लाते हैं और जैसा कि ओवरऑल पैटर्न रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट फॉर्म भी करेगी, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कंसेंसस बिल्डिंग के साथ हमेशा हर बार किसी पॉलिसी को लाना पड़ेगा। जैसा कि सर आपने कहा, कोलिशन पॉलिटिक्स में काफी अच्छे अच्छे डिसीजंस भी लिए गए। हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हो गया, जैसे आपने इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, देन इंडिया यूएस का जो न्यूक्लियर सिविल डील हुआ है, इस टाइप की चीजें, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए गए। इनफैक्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जैसे 1989 के बाद हमने देखा कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट आई थी, वो भी कहीं ना कहीं कोलिशन से चल रही थी, और ये कोलिशन इस तरह से भी चल रही है 1989 में कि सर पहली बार इतिहास में राइट विंग एंड लेफ्ट विंग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प किए थे। उस टाइम पे भी इंडिपेंडेंस को फोकस किया गया कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो कहीं ना कहीं कमिटेड जुडिशरी या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट किया जा सके, जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में भी किया गया। तो यस सर, कोलिशन पॉलिटिक्स अपने आप में काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन है, एंड इसके बारे में जरूर सोचा जा सकता है। एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है माइंड में, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है तो कई बार क्रिटिकली एनालिसिस करने को पूछती है। तो जितने हमने सुना, आपके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए आपने कि क्या फ़ायदे हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, बट साथ ही कुछ जो वीक पॉइंट्स है जो हमने खुद सफ़र किया, अगर उसको भी हाईलाइट कर दे तो बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। जी सर, तो अगर उस वे में देखा जाए तो कोलिशन पॉलिटिक्स में थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रही है। अब अगर हम देखें 1996 से 1998 या 1999 तक, उस साल में जो सरकारें बनी हैं, 3 प्रधानमंत्री आए थे और 3 प्रधानमंत्री गए भी थे। इनफैक्ट जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वो भी 1 वोट से गिर गई थी। प्लस आपका 1989 में भी जो सरकार बनी है, वो भी आपका अगर हम देखें तो उसमें भी जो कोलिशन रहा है, जब 1990 में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कंट्रीज में, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी हो गई, उन्होंने सपोर्ट खींचा। इनफैक्ट ये भी देखा गया है
कि नॉर्मल हमने जनरल ट्रेंड एक भी देखा है कि विड्रॉल ऑफ द जो दूसरी पार्टीज जो कोलिशन पार्टनर्स है जब वो खींच लेती हैं उससे भी गवर्नमेंट्स फॉल हुई हैं। तो हाँ, कोलिशन पॉलिटिक्स इज ऑल्सो मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हेल्प भी की है अलग अलग पॉलिसी और अच्छे वे में पॉलिसीज को कंसेंसस बिल्डिंग के साथ इंप्लीमेंट करने में, लेकिन कोलिशन पॉलिटिक्स में एक ये भी लकूना रहा है कि हाँ, स्टेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान रहा है। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। और डेमोक्रेसी का डायरेक्शन क्या लग रहा है? क्या लग रहा है कि अपोजिशन पार्टी के अगर कोई इस तरह का नेशनल स्केल पर नहीं उभर पाता है, क्योंकि इंडिया पार्टी जो ग्रुप है वो भी तो लग रहा है कि इफेक्टिव है नहीं, तो रीजनल पार्टी ही मैदान में रहेगी, या फिर हमें लगता है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स वो अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट करेंगे, सो दे विल वर्क एज एन अपोजिशन। तो डायरेक्शन तो हमें यही लग रहा है। इस पर आपका कुछ कहना है क्या? जी सर, जैसे कि आपने कहा कि रीजनल पार्टीज आ रही है, अब जैसे ये इंडिया अलायंस अगर आप देखें, इसमें भी जैसे हम बहुत बार लोग ये उठा रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया हो गया, यही क्वेश्चन रेज कर रहा है इन रीसेंट टाइम्स में कि विल इट बी अ प्रॉपर स्टेबलाइज्ड फॉर्मेशन, होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा एक जब भी आप कोलिशन में आते हो आपको बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज भी करनी होती है, आपके अपने डिफरेंसेस को अकोमोडेट भी करना होता है, जो कि डेमोक्रेसी के अपने आप में एक ब्यूटी भी है। बट अभी जैसे रीसेंट केस में हम देखें, जैसे सर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला रहा, जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ या पंजाब में हुआ, वहां पे कुछ आपस में जो कोलिशन थे उसमें भी वो लोग इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहते हैं। प्लस एक होता है कि जैसे हम 1977 के बाद टाइम पे देखें, जैसे जब आफ्टर इमरजेंसी के बाद में जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो एक जो कोलिशन या जो भी पार्टी बनकर आती है, सामने आती है, वो एक लीडर के साथ आती है, विच इज समवेयर मिसिंग हियर ऑल्सो। तो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में भी एक प्रॉब्लम है अगर इनको आगे राइज करना है। प्लस इस अलायंस को जितना अगर पब्लिक अवेयरनेस अपना इंक्रीज करेगी कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपना सोशल मीडिया में अपना या फिर पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक में जाकर उस चीज को अवेयरनेस बढ़ाएगी कि पॉलिसीज किस तरह से क्या क्या वीक रहे हैं करेंट गवर्नमेंट के, या किस तरह से वो चीजों को बेटर कर सकते हैं, तो वो अपने आप में थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप हो या फिर जनरल और जो इंस्ट्रूमेंट्स हो उसके थ्रू भी ऑपोजिशन अपने आप को एंगेज कर सकती है। ओके, गुड। तो मिस्टर प्रतीक, एक्चुअली यू हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड योर प्रेशियस आइडिया ऑन द इशू, थैंक यू फॉर दैट। अब देखिए माय स्टूडेंट्स, मैंने कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने डाले हैं, और ये आपका मेंस का क्वेश्चन और प्रीलिम्स का क्वेश्चन दोनों है, दोनों आपको ट्राई करना है। मेंस का क्वेश्चन तो एनालाइज द रोल ऑफ अ रिस्पांसिबल अपोजिशन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, हैज इंडियाज अपोजिशन लिव्ड अप टू दिस रोल। ये आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। उसके अलावा हमने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन डाल दिया है, तो आप लोग लिंक होंगे और हमारे क्वेश्चंस का जवाब भेजेंगे, तो ठीक है। अब हम मनीष सर से बात करना चाहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यू है, क्योंकि जो एशिया है ये एशिया से रिलेटेड है, क्योंकि एशिया में एक जो सर्वे हुआ है अभी लेटेस्ट, पता चला है कि एशिया इज द मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेटिक चेंज। सो क्लाइमेट क्राइसिस इन एशिया, रीजन्स एंड कंसर्न्स, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। तो हम इसमें A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. मनीष जी से कुछ सवाल करना चाहेंगे। पहली बात तो हम यह कहना चाहेंगे कि क्लाइमेट क्राइसिस इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम, बट व्हाई इज एशिया एक्सक्लूसिवली बीन हाईलाइटेड रिसेंटली? एशिया को हाईलाइट किए जाने की क्या वजह है कि स्पेसिफिकली एशिया को हाईलाइट किया जा रहा है? सर, इसको बड़ा अच्छे से हम यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए चोरी किया मैंने और आप लोगों को जेल में डाल दिया जाए। जब अगर क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल कंसर्न है तो उसका इम्पैक्ट किसी एक रीजन में ज़्यादा क्यों हो, और यदि हो रहा है तो ये बहुत मेजर कंसर्न है, हमें इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है सर कि जो हमारे टेम्परेचर इंक्रीज जो होते जा रहे हैं शहरों के, गाँव के, अक्सर ये केसेस अक्सर देखने में आते हैं कि आपको कई साल के रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए।
अक्सर देखते हैं ड्रॉट के रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में इस बार आया हमें देखने को मिलता है। अक्सर हम सुनते हैं कि कई बार कहीं पे फ्लैश फ्लडिंग हो गई, मतलब कि जो बारिश हो रही है वो नॉर्मल वे में नहीं हो रही है, कहीं पे बिलो नॉर्मल हो रही है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से, और उसका जो मूल कारण है सर वो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज की समस्याएं हो रही हैं। अब तक हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे और देखो आपने सर टॉपिक उठाया कि क्लाइमेट क्राइसिस की हम बात करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा लोकेलिटी है एशिया का, हमने उतना ज़्यादा प्रोडक्शन CO2 का नहीं किया है कार्बन का जितना कि डेवलप कंट्रीज ने किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज हम पे सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। जो रिसेंट WMO का हमारा रिपोर्ट आया है उसमें दिखाया गया है कि जो दुनिया में वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं वो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, जबकि हमने उसमें कंट्रीब्यूशन उस लेवल तक का नहीं किया है। तो एक्चुअली हमारा खास करके जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जो हमारा फिलीपीन एंड जापान वाला क्षेत्र है, इनके ओशन का जो टेम्परेचर राइज है वो लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस हर दशक में बढ़ जा रहा है, जो कि ग्लोबल ओशन टेम्परेचर राइज से 3 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। साथ ही हम देखते हैं कि पूरा दुनिया इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे पहले कौन से कंट्री डूब रहे हैं? जो हमारे पैसिफिक ओशन में फिलीपींस के पास में हमारे जो कंट्रीज़ हैं, हमारा कई मालदीव का हमारा कई सारा क्षेत्र हो गया, हमारा अगर बात करें बांग्लादेश के हमारे जो सदर्न रीजन है, ये सब धीरे धीरे सबमर्ज होते जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा एक मूरे आइलैंड था जो कि ऑलरेडी 2010 में ही सबमर्ज हो चुका है। तो ये इस क्षेत्र में एशिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है, इसलिए इसको स्पेशली हाईलाइट किया गया है सर। अच्छा, इसकी वजह यह भी हो सकती है, यहाँ का एक जोग्राफिकल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे एक हिमालय का जो ग्लेशियर्स है उसका मेल्ट करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हिमालय अपने आप में एशिया का एक क्लाइमेटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस करने वाला है। फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक जो ओशनिक हीट का कॉन्सेप्ट है जी, वो यहाँ पर कुछ ज्यादा लागू हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एशिया का जो लैंड पार्ट है जी, उसमें सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन ज्यादा है? जी, ऐसा ये फैक्टर हो सकता सर है? इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम एशिया का मैप देखते हैं वर्ल्ड में, तो हम देखते हैं कि इसका जो मेजर हिस्सा है वो कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे सोलर इंसुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे केसेस में टेम्परेचर राइज जो है आपका सबसे ज़्यादा होगा। दूसरे केस में हम देखते हैं, जैसे आपने ग्लेशियर मेल्ट की बात की, तो जो जितने हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उससे हमारा कार्बन डस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, और ये कार्बन डस्ट जो है हमारे ग्लेशियर पे जा करके आच्छादित हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एल्बिडो है वो काफ़ी कम हो गया है। मतलब कि ज़्यादातर जो हीट एनर्जी है सन का वो हमारे ग्लेशियर जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पिघलना उनका तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ग्लेशियल आउटबर्स्ट की समस्या भी आनी शुरू हो चुकी हैं। इससे क्या होगा कि हमारे कई क्षेत्र ऐसे होंगे जो सीवियर आपको फ्लड कंडीशन से गुजरेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली जो फ्लड आया था दुबई में, हमने इसका एक और एग्जांपल देखे कुछ दिन पहले, तो हमने देखा था पाकिस्तान में इतना सीवियर वहाँ पे फ्लड कंडीशन था कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इस बारे में चर्चा हुई कि कितना ज़्यादा समस्या आ रही है, और ये है हमारे कौन से क्षेत्र में, हमारे रीजन में। सर कुछ और पॉइंट इसमें है, मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में सर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई हैं। जैसे कि देखा गया था 2015 में इंडोनेशिया में फॉरेस्ट फायर हुआ और उससे उतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डस्ट निकले, धुएं निकले, डस्ट पार्टिकल निकला कि जो पूरे अमेरिका में जो CO2 एमिशन होता है उससे ज़्यादा सिर्फ इंडोनेशिया में एक कंट्री में हुआ, और उससे कई लाखों लोगों को समस्याएं हुई, ब्रीदिंग से संबंधित और अदर हेल्थ इश्यूज हुआ। साथ ही साथ सिर्फ वो नहीं जो इस दुनिया में हैं, वो लोग जो अभी दुनिया में नहीं भी आए हैं, वो क्रिएचर्स, उनको भी समस्याएं हुई। एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 1 लाख बच्चे जो माता के गर्भ में ही मर गए इस समस्या की वजह से। ये इतना भयावह समस्या हमारे ये एशियन रीजन में हो चुका है। हालांकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एशिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे एशिया में आप देखेंगे इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज। जी सर, दे आर द मोस्ट, हियर यू अंडरलाइन द मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दीज आर द मोस्ट पॉपुलेशन डेंस रीजन। जी, ये कारण हो सकता है यहाँ पर कुछ
क्लाइमेटिक फैक्टर को अफेक्ट करने में? सर बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा जा सकता है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो लोगों की रिसोर्स की आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, चाहे वो एग्रीकल्चर क्यों ना हो। किसी भी तरह के रिसोर्स का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो अब उसका प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, उनकी लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड देखते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे होता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर हम एग्रीकल्चर को इंटेंसिव एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा लेने के लिए हम सॉइल का बहुत एक्सेसिव मात्रा में उसका यूज़ करना चाहेंगे तो उसका न्यूट्रिशन की समस्या आएगी। उसमें साथ हम देख रहे हैं कि जब हम बात ही कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम, तो एग्रीकल्चर को मेनली 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक हमारा टेम्परेचर से प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा हमारा न्यूट्रिशन की समस्या हो सकती है और तीसरा हमारा प्रोडक्टिविटी की समस्या हो सकती है। तीनों ही कहीं ना कहीं हमारा क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। तो पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं हमारे इस ग्लोबल जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसमें बढ़ावा दे रही है, खास करके एशियन रीजन में। एक फैक्टर मुझे और नजर आता है, इस पर आप अपना विचार प्रकट जी करें। सर। जैसे यहाँ पर पोवर्टी के कारण, जी जैसे यूरोप है, अमेरिका है, जी, अगर वो अपने रिसोर्सेस को मिसयूज भी करते हैं, उसको उन टेक्नोलॉजी से उसको काउंटर बैलेंस कर लेते हैं सिचुएशन। जी हमारे यहाँ क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पा रहा है ड्यू टू पोवर्टी, ड्यू टू द लैक ऑफ फंड। जी। और हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देख रहे हैं कि भैया आप कम से कम फंड तो दो, आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो, आपने पॉल्यूशन दुनिया में फैलाया है, हम उसको भोग रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने में हम आपके साथ हैं और हमने बल्कि डरबन कॉन्फ्रेंस ऑनवर्ड्स ही हमने इस स्ट्रेटेजी को चेंज करके पेरिस वाले में हमने नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशन है उसके वसूल को, उसके थियरी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनका बहुत सारे जैसे लॉस एंड डैमेज फंड है वो नहीं आ पा रहा है। $100 बिलियन का जो उन्होंने ईयरली जो उनका प्रॉमिस है, जो आज से नहीं है, वो 2009 में उन्होंने प्रॉमिस किया था, आज तक पूरा नहीं किया है। तो आप तो एशिया में एक क्लाइमेट रेजिलिएंट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लाइए, उससे भी तो हमें लगता है बहुत कुछ सुधर सकता है। बिल्कुल सर, ये सर्वविदित है कि जो हमारा मेजर कंसर्न है आज क्लाइमेट चेंज का, क्लाइमेट क्राइसिस का, उसके लिए जिम्मेदार जो हमारे हैं वो रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। और इन्होंने करीब 2 दशक से ऐसे कई सारे प्रोविजंस, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव लिए गए जिसके तहत ये डेवलप कंट्रीज फंड के रूप में हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में हो और कई सारे अलग अलग माध्यमों से डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करने का उन्होंने वादा किया। लेकिन आज निष्कर्ष यही देखते हैं हम कि ना तो वो सफिशिएंट फंड प्रोवाइड करा पाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के नाम पर हमेशा वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो हमने R&D में इतने पैसे खर्च किए हैं उसका हमें उसका इंसेंटिव अभी लेना है, उसका हमें फ़ायदा कमाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो मैकेनिज्म है ये अडॉप्ट कर नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने गलत करके पहले इतना ज़्यादा CO2 एमिशन किया है, कार्बन उत्सर्जन किया है, जैसे ग्लोबल क्राइसिस आई हुई है, अब वो चाहते हैं कि हम सब इक्वल लेवल पे उतना ही करें। हमारे पास तो इतने फंड नहीं है कि हम अपनी जनता को, अपने लोगों की जो बेसिक नीड्स है उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर सके, तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी में कहाँ से खर्च कर सकते हैं। और जो कंट्री ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुके हैं उनको ये ट्रांसफ़र करना चाहिए हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो ये सारी समस्याएं तो हैं सर। अच्छा, ये वाकई में आपने जो कहा ये बहुत ही दुखद बात है और सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्शसनेस का भी नहीं होना। आप देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें सारे कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप जाइए, कोई भी कंट्री में, वहाँ पर एक ग्रीन पार्टी करके कोई ना कोई पार्टी इन्वायरमेंट पर होती है। एशिया में आपको ऐसी कोई पार्टी नहीं दिखेगी जो इन्वायरमेंट के मुद्दे पर गठित हो। आज की तारीख में गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पार्टी आएगी कि भाई हम इस इमिशन को कम करेंगे, तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स क्लास और कैपिटलिस्ट है वही हराने में उसको आगे आ जाएंगे। इस पार्टी को नहीं जीतना चाहिए तो हमारे प्रोडक्शन को ही बंद करवा दें। तो हमें ये कहना है कि ये चीज हमने इस बार के न्यूज में गौरव जी और प्रतीक, हम इस बार के न्यूज में दंग रह गए न्यूज़पेपर में देखकर कि एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है बेगूसराय,
उसके बारे में कहा गया कि वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड अभी टाउन है। जी मैंने आई वाज सरप्राइज, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, तो मुझे लगा कि भाई अब मतलब एक बेगूसराय के व्यक्ति से अगर आप पूछिएगा तो दे आर जस्ट मच कंसर्न अबाउट लाइवलीहुड। उसको कोई कहेगा कि तुम बहुत पोल्यूशन फैला रहे हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, उसको कोई मतलब नहीं है। उनको 4 ट्रक हो जाए, उस पर उनका ऑनरशिप हो जाए, वही उनका कंसर्न होता है। ये जब तक एशिया में देशों को मेंटेलिटी बदलनी होगी। हमने यूरोप में देखा, हमने कभी भी, आप आश्चर्य होगा, हम ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड में हमने महसूस किया, जो इवनिंग होती थी तो वहां पर हमने बिल्कुल क्लियर स्काई देखा, और हमने जब वहां स्टार्स देखे तो हमें लगा कि इंडिया में, तब हमें ध्यान आया कि इंडिया में तो हमने क्लियर स्काई देखा ही नहीं था पिछले 10 वर्षों से। लाइट पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, 3 ईयर से वहां क्लियर स्काई दिखता है। वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी जी एशिया की स्थिति बड़ी खराब है। सर, आपने कही कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल मुद्दों को उठाएं। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये फंड लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, खास करके ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं, और ये कंपनी जिन्होंने अपने R&D पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इतने पैसे खर्च किए हैं, ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस तरह के मुद्दों को बढ़ावा दिया जाए और इस तरह के इनिशिएटिव जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट हो। वो चाहती हैं कि जितना लेट हो या ना हो वो बेहतर है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं वो फंड करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो वर्ल्ड वाइड ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं पार्टीज बचती हैं इन बातों से कि इस मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि सफर हम सब कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव होकर के एज अ ग्लोबल सिटीजन हमें अपना स्टेप्स लेना ही पड़ेगा, जिसके तहत न सिर्फ मतलब सरकार को, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। स्टूडेंट्स को बताइए। जी सर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को लास्ट में आप ये बताइए जी, इस पर चलिए बहस तो चलती ही रहेगी, और मैं वैसे बहस में विश्वास करता हूं जो बच्चों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पर अगर हम देखें तो इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? सर बेसिक क्वेश्चन तो ये हो सकते हैं कि एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया है कि साउथ एशिया इज सिटिंग ऑन द हॉट बेड ऑफ ए ग्रोइंग क्लाइमेट चेंज क्राइसिस दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू क्लाइमेट निगोशिएशन। एग्जाम सर ऑब्वियसली सिर्फ क्लाइमेट नेगोशिएशन का हमने देखा है आज तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है। 2 दशकों से हम कई सारे स्टेप्स लेने की बात कर रहे हैं। हमने बात किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम रोक देंगे 21st सेंचुरी की एंड तक टेम्परेचर राइज को, जो कि हमने देखा कि अभी ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ क्लाइमेट नेगोशिएशन और थ्योरेटिकल बातें करने से हम इसका समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमें मल्टी फेसेटेड अप्रोच की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डिपेंडेंस है वर्ल्ड का कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम फॉसिल फ्यूल को अंडरग्राउंड ही रहने दें और अल्टरनेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर अगर फोकस करें तो ये एक समाधान हो सकता है। दूसरा समाधान जो हमारा लगभग 22% जो हमारा CO2 एमिशन होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम लोग वहाँ से पेट्रोल डीजल व्हीकल से स्विच करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे आते हैं तो हम बहुत हद तक इसको कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं शिक्षा की बात करें, जब तक हर एक पब्लिक, एक जनता अगर अवेयर नहीं होती है कि इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल क्या होता है तो वो उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और वो अक्सर वेस्ट वगैरह बढ़ाते रहेंगे। उनका जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो पुराना मेथड से होता रहेगा और क्लाइमेट चेंज की समस्याएं लगातार होती रहेंगी। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं का एजुकेशन बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर महिलाएँ शिक्षित होंगी तो वो जो महिलाएँ शिक्षित होती हैं तो ऐसा वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा चाइल्ड को प्रेफर नहीं करती हैं। वो सोचती हैं कि कम बच्चे हों, उनको शिक्षा अच्छा से मिले, और साथ ही साथ एक गृहिणी जितना रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर करती है शायद उतना मेल नहीं करता है। तो अगर हम वेस्ट कम प्रोड्यूस करेंगे तो भी हमारे लिए बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हमारे जितने भी ये नेगोशिएशंस हुए हैं, अब वो नेगोशिएशन से आगे बढ़ करके सरकार को पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ में उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, जिससे कि इफेक्टिवनेस हमारा बढ़े।
साथ ही साथ कुछ और भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली एक एग्जांपल देखा गया, जैसे फॉरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं, कई बार वो काफ़ी उनकी पूजा करते हैं, उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी जो फॉरेस्ट को, ट्री कवर को और इस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो हमारा इन्वायरमेंट को बचाने का प्रयास करते हैं, अगर हम उनको इंसेंटिव दें, चाहे मॉनिटरी टर्म्स में या अदर गवर्नमेंट सर्विसेज के रूप में, तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल हमने इक्वाडोर में रिसेंटली देखा। ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं सर, जैसे कि प्लांटेशन अगर किया जाए, डिफॉरेस्टेशन से बचा जाए, प्लांटेशन ज़्यादा किया जाए तो ये भी हमारा बेहतर होगा। अगर हम लोग अपना ओशन को पोल्यूट करने से बचाते हैं तो इससे उसका जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारा सी सरफेस का, अगर वो कम होगा तो जिसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहते हैं, जैसे कि प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स, उनको हम बचा सकते हैं। अगर उनको बचाएंगे तो हमारा जो थाउजेंड्स नहीं, हम लाखों क्रिएचर्स की बात कर सकते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज हैं, जो कहीं ना कहीं उन पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ वही नहीं करते हैं, इंसान भी हम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऐसे हर्बल प्लांट्स मिलते हैं जो आज क्रॉनिक डिजीज फैला हुआ है वर्ल्ड वाइड, वहाँ से वो हर्बल प्लांट्स मिलते हैं जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं और सबकी जान की रक्षा कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं कोरल रीफ से ही हमें मिल रहे होते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने का सबसे महत्वपूर्ण एक स्टेप हो सकता है। तो हम इस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल करके, एक स्मार्ट क्लाइमेट एग्रीकल्चर को अपना करके, जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स थ्योरेटिकली हैं उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से, फंडिंग प्रॉपर माध्यम से, प्रॉपर एजुकेशन के माध्यम से, लोगों को एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल डेवलप करने के माध्यम से, उनको अवेयर करने के माध्यम से, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग वाकई इसका समाधान निकाल सकते हैं सर। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब लास्ट में हम अपने टीम के साथ एक चीज शेयर करते हुए इस मुद्दे को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। सो मैं स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि जो आपको बहुत पहले गौरव सर ने बताया था कि पेन पेपर लेकर बैठिए, अब इन्होंने 7 to 8 पॉइंट्स बोले, उसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, हम एक चीज शेयर करना चाहेंगे। एक अमिताभ घोष, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस स्कॉलर जिन्होंने सीज ऑफ पॉपी लिखा, काफी फेमस थे। उनकी रचना, अभी एक हाल में एक बुक आई है, माइंडिंग क्लाइमेट जी। तो हुआ था ऐसा कि एक साइलेंट स्प्रिंग जब लिखा था कार्लसन ने, तो कॉन्शसनेस आया था पर्यावरण का। और हमें याद है कि जब 1984 में, जिस समय हम लोग उसमें ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो उस समय एक एबीसी चैनल ने एक सीरियल बनाया था न्यूक्लियर डिवास्टेशन पर, और वो सीरियल इतना फेमस हुआ कि 1 लाख, उस समय 1,60,00,000 लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उस पर इतना प्रेशर पड़ा कि गोर्बाचोव के साथ वो न्यूक्लियर ट्रीटी करने के लिए बस हुआ, क्योंकि उसमें डिवास्टेशन दिखाया कि जैसे न्यूक्लियर वॉर होगा वहां दुनिया कैसे बनेगी। तो अमिताभ घोष ने कहा कि अब तक हम क्लाइमेटिक इंपैक्ट को डेटा के आधार पर ले रहे हैं। जैसे अभी मनी जनरेटेड कि इतने मिलियन लोग मर जाते हैं, अब उतने मिलियन में लगता है कि पता नहीं कोई और मिलियन होगा, उस मिलियन से हमें कोई लेना देना नहीं। अमिताभ घोष ने कहा कि लिटरेचर के थ्रू जाइए, साहित्य के थ्रू महसूस करवाइए लोगों को कि एक घर जब उजड़ता है क्लाइमेटिक चेंज के कारण, जब पिता मर जाता है, मां को कैंसर हो जाता है, 5-6 अनाथ बच्चे घूम रहे हैं, उस घर की जो फटेहाली और बदहाली लोग देखते हैं तो आंखों में आंसू छलछलाते हैं, तब वो महसूस करते हैं कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सर, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ। हाँ सर, जब हम बात करते हैं कि हम कोई स्कीम बनाएं या कुछ फंडिंग अरेंज करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एनजीटी ने ऑलरेडी एक फंड बनाया है भारत में। जैसे दिल्ली में कोई भी कमर्शियल व्हीकल एंटर करता है, वो खाली भी हो, माल लेकर ना भी आ रहा हो, तो 1,000 रुपये मिनिमम फी है। सर, इसका फंड 100 करोड़ रुपए से अधिक है और वो पूरा का पूरा अनस्पेंट है, वो खर्च ही नहीं किया गया। अगर हमारी सरकार सिर्फ चाह ले तो फंड ऑलरेडी रखा है, उस फंड को खर्च तक नहीं कर रही। और उसके पीछे का जो अंडरलाइंग रीजन है, वो मुझे लगता है हम लोग खुद एक बड़ा प्रेशर ग्रुप नहीं है। हम लोग कहीं change.org पे पिटीशन नहीं डाल रहे, हम सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे। और वो तब होगा जो आपने कहा, लिटरेचर से हमें अवेयरनेस और एक सेंसिटिवनेस आएगी। डेटा हमें डिस्टेंट बना देता है कि लाखों लोग मर गए, जैसे कोविड में है। जब तक शुरू में 1-2 लोगों तक था, तब तक हम उन्हें नाम भी जानते थे, कौन व्यक्ति, कहां का व्यक्ति। 2-3 दिन के बाद इस राज्य में इतने व्यक्ति, थोड़े दिन के बाद डेटा एग्रीगेट होने लगा, हाँ आज 1 लाख आ गए। अब वो 1 लाख एक नंबर हो गया, व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन चलिए प्रतीक, आपको खुशी होगी, आपके हम सभी को,
कि द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अब फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है कि कोई अकेला सिटीजन भी आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो चलिए इस बात को, इस डिस्कशन को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, एंड करते हैं। और इसमें क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के भी रखे और लास्ट में कुछ अलग से प्रीलिम्स के क्वेश्चन रखेंगे। फिर मैं एक बार कहूंगा कि आप लोग लिंक होइए, हमारे मंथन प्रोग्राम से जुड़िए, और जिस दिन आप मॉर्निंग में उठकर आपको सिर्फ इंडिया और वर्ल्ड की चाहत हो जानने की, तो आप समझिए हमारा डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। हाउ जीएस ट्रेवल दिस वीक। अब अगले वीक आते हैं कि देखते हैं जीएस कहां तक ट्रेवल कर पाया। थैंक यू वेरी मच।